हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिंदी मीडियम के 5वें वीडियो में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की अवधारणा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, के बारे में। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर कोई भी आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो इसके निकट कोई दूसरा आवेश अगर हम लाते हैं तो उस पर ये आकर्षण या विद्युत आकर्षण या विद्युत प्रतिकर्षण का बल आरोपित करेगा, है ना। अगर वह आवेश धन आवेश है दूसरा आवेश, तो उस पर यह विकर्षण आरोपित करेगा, और वह अगर ऋण आवेश है तो यह आकर्षण आरोपित करेगा, है ना। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है कि कहाँ तक ये आकर्षण या विकर्षण बल आरोपित होगा। तो चारों इस आवेश के चारों ओर का वह बिंदु जहाँ तक किसी दूसरे आवेश पर ये आवेश आकर्षण या विकर्षण बल लगा सकता है, उन बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, है ना, तो जो क्षेत्र प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो उस पर यह आवेश विद्युत बल आरोपित करता है ना। तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश मैंने +1 कूलम पर जो बल लगता है, एकांक परीक्षण धनावेश पर जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेते हैं कि एक परीक्षण धन आवेश है Q0, ठीक है, और आवेश Q से इसकी दूरी है R, ठीक है, और Q0 पर कितना बल लग रहा है, तो 1 बल लग रहा है। तो Q0 आवेश पर 1 बल लग रहा है, तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, तो 1/Q0, है ना। अर्थात एकांक आवेश पर लगने वाला ये बल है। और हम क्या परिभाषा दिए थे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर जो बल लगता है, जो विद्युत बल लगता है, उसे ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु पर परीक्षण धनावेश है Q0 और उस पर 1 बल लग रहा है, तो एकांक परीक्षण धनावेश पर कितना बल लग रहा है, 1/Q0। इसी को हम लोग उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल से व्यक्त करते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/Q0, अर्थात बल बटा आवेश होता है ना। लेकिन एक प्रश्न अभी भी है कि परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है, ये एक प्रश्न है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है कि परीक्षण आवेश क्या होता है ना। तो ऐसा छोटा आवेश जो किसी भी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता है, उसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी के लिए परीक्षण द्रव्यमान, है ना, मान लीजिए कि पृथ्वी पर से एक दिन में 5 लाख आदमी मर गए, तो क्या पृथ्वी तेज घूमने लगेगी? नहीं। तो जब 5 लाख आदमी के मरने से पृथ्वी तेज नहीं घूम सकती है, तो एक आदमी के मरने से क्या होगा? इसी तरह से मान लीजिए कि पृथ्वी पर एक दिन में 65 लाख चाहे 60 लाख व्यक्ति जन्म ले लिए, तो क्या पृथ्वी धीरे धीरे घूमने लगेगी? नहीं। तो जब इतने लोग मिल करके पृथ्वी के घूमने की गति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो एक आदमी क्या कर पाएगा? तो एक आदमी पूरे पृथ्वी के लिए जिस तरह से परीक्षण द्रव्यमान है, उसी तरह से इतना छोटा आवेश जो दूसरे किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सके, तो उस छोटे से आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे
कि किसी एकांक के परीक्षण आवेश पर कितना बल लगता है, अर्थात किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, at a point due to a point charge, तो बिंदुवत आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक बिंदुवत आवेश है Q और इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है Q। तो इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 होता है, तो Q1 के जगह पर Q है और Q2 के जगह पर Q0 बाई दूरी का स्क्वायर होता है r स्क्वायर, है ना। तो ये किस नियम से होता है? तो कूलम्ब के नियम के आधार पर, है ना। तो अब हम लोग उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और यहाँ सदिश लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं r कैप। मतलब ये कि r की दिशा में ही ये बल लग रहा है, विद्युत बल परीक्षण आवेश पर। और अब हम जानते हैं कि E अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू F/Q0 होता है, अर्थात बल बटा आवेश होता है। तो बल का हम रख दे रहे हैं फार्मूला 1/4πε0 Q0/r², r कैप रख दे रहे हैं एकांक सदिश बटा r², ये हो गया Q0 ना, Q0 Q0 कट गया तो क्या बच गया 1/4πε0 Q/r² है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? ध्यान दीजिए यहाँ पर कि E इक्वल टू F/Q0, अर्थात जिधर बल की दिशा होगी उधर ही क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अर्थात किसी बिंदु पर हमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर सबसे पहले हम एक परीक्षण धनावेश की कल्पना कर लेते हैं। उस परीक्षण धनावेश पर जिधर विद्युत बल लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, तो हम यहाँ पर एक परीक्षण धन आवेश की कल्पना कर लेंगे। मान लीजिए कोई परीक्षण धन आवेश है और यहाँ पर क्या है? धन आवेश। तो धन आवेश को क्या करेगा? विकर्षित करेगा, अर्थात बल दाईं ओर लगेगा। तो जिधर बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा होती है। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा, अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में, जैसा कि हमने अभी बताया है कि विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को हम रखते हैं तो उस आवेश पर एक बल लगता है ना, और
उस बल की दिशा जो होती है उसी दिशा में उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है। ठीक है, तो अगर हम विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें या ऋण आवेश भी हो, तो स्वतंत्र रूप से अगर हम उसको छोड़ देते हैं चलने के लिए, तो वह जिस पथ से होकर के गति करता है उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक पॉजिटिव आवेश अर्थात प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर धन आवेश है और यहाँ पर अगर इसके अगल बगल कहीं भी परीक्षण धन आवेश को हम रख देते हैं, तो ये धन आवेश उस परीक्षण धन आवेश को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। अर्थात इधर रखेंगे तो इस तरफ विकर्षित करेगा, इधर रखेंगे तो इधर विकर्षित करेगा, यहाँ रखेंगे तो ऊपर विकर्षित करेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर विकर्षित करेगा। मतलब ये जो है कि नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई धन आवेश के कारण। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक ऋण आवेश लेते हैं और इसके निकट कोई परीक्षण धन आवेश रखते हैं, इसके चारों ओर कहीं भी, तो उसमें आकर्षण होगा। अर्थात यहाँ पर हम रखते हैं तो परीक्षण धन आवेश अंदर की ओर आएगा, यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ आएगा, यहाँ पर रखते हैं तो इधर आएगा। मतलब ये कि परीक्षण धन आवेश जो है तो हर हालत में इस आवेश की ओर आएगा, और यही जो है कि नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई ऋणात्मक आवेशों के कारण। ठीक है, अर्थात धनात्मक आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से दूर की ओर होती है, जबकि ऋण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ऋण आवेश की ओर होती है। लेकिन अब हम लोग दो आवेशों के ग्रुप को देखेंगे, निकाय को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो आवेश हैं, एक धन आवेश है और एक यहाँ पर ऋण आवेश है। थोड़ा और हम नीचे ले ले रहे हैं, ये धन आवेश है और यहाँ पर जो है ऋण आवेश है। तो अगर हम किसी परीक्षण धन आवेश को यहाँ से छोड़ते हैं तो धन आवेश विकर्षित करेगा और ऋण आवेश क्या करेगा, उसे आकर्षित करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम और दूसरे स्थानों पर इस धन आवेश को छोड़ते हैं स्वतंत्र रूप से चलने के लिए, तो ये धन आवेश उस परीक्षण धन आवेश को विकर्षित करेगा और ये जो ऋण आवेश है उस परीक्षण धन आवेश को आकर्षित करेगा। अर्थात ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं धन आवेश से लंबवत शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर लंबवत समाप्त होती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर छोड़ते हैं इस धन आवेश को, परीक्षण धन आवेश को, तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर छोड़ते हैं तो ऐसे जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। यहाँ पर हम परीक्षण धन आवेश को छोड़ते हैं तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर छोड़ते हैं तो ऐसे जाएगा, है ना। और ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर छोड़ते हैं तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये पहुँच रहा है दूसरे आवेश पर। तो ये जितनी भी रेखाएं हम बना रहे हैं ये सब के सब इस विद्युत क्षेत्र में अगर परीक्षण धन आवेश को स्वतंत्र रूप से चलने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उनके द्वारा अनुसरण किए गए पथ की आकृति को ये दर्शा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर परीक्षण धन आवेश को छोड़ते हैं तो देख सकते हैं कि इस तरह से ये गति करता है। यहाँ पर छोड़ते हैं तो ऐसे, लेकिन धन आवेश से ऋण आवेश पर ही जाता है क्षेत्र रेखाओं की दिशा, है ना। इसी तरह से और भी क्षेत्र रेखाओं को हम दिखा दे रहे हैं जो कि फाइनली आकर के यहाँ पर रुक जाएंगी ऋण आवेश पर। तो धन आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश की ओर इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। देख रहे हैं, तो ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक धन और एक ऋण आवेश का निकाय है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार की होंगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि दोनों धन आवेश हो तब क्या। तो दोनों धन आवेश होने पर परीक्षण धन आवेश को दोनों ही विकर्षित करेंगे,
जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हैं कि समान परिमाण के दो धनावेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं और इन आवेशों के निकाय के कारण हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आकृति को यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों आवेशों के बीच में अगर किसी परीक्षण धनावेश को छोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर परीक्षण धनावेश को छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये परीक्षण धनावेश को पहला आवेश विकर्षित करेगा, आवेश जो है कि नहीं परीक्षण धनावेश दाईं ओर जाएगा, लेकिन जैसे ही इन दोनों आवेशों के बीच वाले बिंदु के निकट ये आएगा परीक्षण धनावेश, तो दूसरा आवेश भी इसको क्या करने लगेगा, विकर्षित करने लगेगा। इसलिए अब ये परीक्षण धनावेश दूसरे आवेश की ओर न जा करके यहाँ बीच से लंबवत दिशा में ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ जाता है ना, इस तरह से मुड़ गया। ठीक इसी तरह से हम यहाँ से भी कोई परीक्षण धनावेश को छोड़ते हैं तो उसके पथ की भी आकृति यही होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दो समान परिमाण के धनावेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस तरह से होगी। ये होगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा। धनावेश परीक्षण धनावेश को अपने से दूर भगाता है और इन सभी क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनावेश से दूर की ओर होगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों धनावेश बराबर परिमाण के न हो, एक का परिमाण अधिक हो और दूसरे का परिमाण कम हो, तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पर देख ले रहे हैं एक बड़े परिमाण का ये धनावेश हो गया और एक छोटे परिमाण का यहाँ धनावेश हो गया, है ना। और जब हम किसी परीक्षण धनावेश को यहाँ से छोड़ते हैं तो ये जो बड़ा धनावेश है, बड़ा परिमाण का धनावेश जो है, ये विकर्षित करता है उस परीक्षण धनावेश को, और वह धनावेश जब दूसरे धनावेश के निकट पहुँचता है तो उस परीक्षण धनावेश पर ये भी विकर्षण बल लगाने लगता है, जिसके चलते ये परीक्षण धनावेश जो है दोनों आवेशों से दूर चला जाता है। और परीक्षण धनावेश को जब हम दूसरे आवेश के पास छोड़ते हैं तो उसके पथ की दिशा ये होती है। देख रहे हैं, इस तरह का होता है। और भी क्षेत्र रेखाओं को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। किसी भी स्थान पर इन आवेशों के निकट अगर कोई परीक्षण धनावेश को छोड़ा जाता है तो ये आवेश अपने से दूर भागते हैं, अर्थात परीक्षण धनावेश इनसे दूर भागता है। देखते हैं, यहाँ भी इसी तरह की क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होंगी। मान लीजिए कि एक आवेश इसमें से जो है Q1 है और दूसरा जो है Q2 है। ठीक है, और जहाँ पर जिस बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाती है उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। इसको n से दिखाते हैं। n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट है ना। न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, अर्थात एक आवेश के कारण जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ही दूसरे आवेश के कारण भी इस न्यूट्रल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि दो धनावेश हैं Q1 और Q2 और न्यूट्रल पॉइंट का स्थिति है इन दोनों आवेशों से R1 और
R2, अर्थात ये जो न्यूट्रल पॉइंट है उसकी दूरी एक धनावेश से R1 है और दूसरे धनावेश से इसकी दूरी कितनी है, R2। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जितना पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, उतना ही दूसरे आवेश के कारण भी इस उदासीन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। अर्थात E1 का वैल्यू हम रख सकते हैं 1/4πε0 Q1/R1² इक्वल टू E2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2², है ना। तो इस तरह से हो जा रहा है, तो बाकी सब तो कट जाएगा, लेकिन Q1/R1² और Q2/R2² बच जा रहा है। अर्थात ये उदासीन बिंदु के लिए शर्त है, Q1/R1² इक्वल टू Q2/R2² जो है ये उदासीन बिंदु के लिए शर्त है। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही विद्युत बल रेखा भी कहते हैं, इनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो पहली विशेषता तो हम लोग यहीं पर देखे थे कि धन आवेश से ये बल रेखाएं लंबवत शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर लंबवत समाप्त होती हैं। तो ये हो गया पहली विशेषता कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं धन आवेशित वस्तु के सतह से लंबवत प्रारंभ होती है और ऋण आवेशित वस्तु की सतह पर लंबवत समाप्त होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बल रेखा या क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर हम अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे हम P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वहीं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। अर्थात हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा की दिशा जो होगी वहीं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो दो विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लगातार दो रेखाओं के बीच, दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी क्रमशः बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं, दूरी बढ़ते जा रहा है, मतलब जैसे जैसे आवेशों के निकाय से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे दो क्रमागत विद्युत क्षेत्र रेखाओं या दो क्रमागत विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देख रहे हैं यहाँ पर क्रमशः दो क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी इससे ज़्यादा यहाँ, इससे ज़्यादा यहाँ, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा यहाँ, मतलब कि दो क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम आवेशों के निकाय से दूर जाते हैं। ठीक है, तीन विशेषता हो गई। चौथी विशेषता ये है कि यहाँ पर जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ कहीं भी इधर या उधर कहीं भी जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं सबको बारी बारी से देखिए, कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काट रही है। तो ये चौथी विशेषता ये है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लें अगर कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देख सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, है ना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा, एक इस स्पर्श रेखा की ओर और एक इस स्पर्श रेखा की ओर। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है और सदिश राशि की सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा होती है। अर्थात हमारा ये मानना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ये गलत है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं। ठीक है, अगली विशेषता ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। एक कहीं भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं भी टूटती नहीं है, क्योंकि टूटे हुए स्थान पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित माना जाता है, जो कि असंभव है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं, किसी भी स्थान पर टूटती नहीं है। और एक बात हम और बता दें कि
किसी भी समरूप विद्युत क्षेत्र में जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी सब एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं हो गई और इस वीडियो को हम अभी इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।